आज हम थ्योरेटिकल वेक्टर नहीं पढ़ेंगे, आज हम प्रैक्टिकल वेक्टर पढ़ेंगे। हम प्रैक्टिकल वेक्टर एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम तो एक चीज बताते हैं, हमने तुमसे कहा था कि जब सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि मैंने जो बोला था वेलोसिटी ऐसा होता है, एक्सेलरेशन इस तरह होता है। देखो कैसे होता है। ये मान लो कि एक वेक्टर है सपोज, सो हम तो ये बताना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ rate of change of a vector whose magnitude is fixed, and direction is changing, and only direction is changing। ठीक है, जरा देखते हैं क्या होता है। मान लो ये एक सर्कल है और इसके ऊपर एक रेडियस वेक्टर है जो कि घूम रहा है। क्या हो रहा है? घूम रहा है। तो ये मान लेते हैं कि रेडियस वेक्टर है, ठीक है, और ये थीटा है। मान लेते यहां पे कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये स्पेशल केस है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। ये इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर था, इसको क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। पार्टिकल ए पर था और ये पार्टिकल सेंटर था ओ, पार्टिकल ए पर था। स्मॉल टाइम dt में ये पार्टिकल यहां पहुंच गया। कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। स्मॉल टाइम dt में ये पार्टिकल यहां पहुंच गया। हम कह रहे हैं ये r इनिशियल है और ये क्या है? r फाइनल है। ये पोजीशन वेक्टर फाइनल पार्टिकल b पे पहुंच गया। ये एंगल है d थीटा। ये एंगल कितना है? d थीटा। याद रखना वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन घूम गया। तो मैग्नीट्यूड वही रहा, डायरेक्शन घूम गया। तो हम इसको कह सकते हैं AB को। हम AB को क्या कहेंगे बताओ? हम AB को कहेंगे R फाइनल माइनस R इनिशियल। क्यों बोलेंगे? अगर हम ट्राइंगल लॉ लगाएं तो R इनिशियल O से A वेक्टर प्लस A से B वेक्टर, O से A वेक्टर हम लिख सकते हैं यहां पर क्या? हम यहां पे लिख सकते हैं O से A वेक्टर प्लस A से B वेक्टर इज इक्वल टू O से B वेक्टर। यानी AB वेक्टर इज व्हाट? दिस इज फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। ये क्या हो जाएगा बताओ? दैट इज गोइंग टू बिकम R फाइनल माइनस R इनिशियल। हालांकि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, R इनिशियल भी R है और R फाइनल भी R है, लेकिन घूम तो गया। तो हम जानना चाहते हैं इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कितनी होगी। इसको हम बोलेंगे dr वेक्टर। क्या बोलेंगे? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। समझो इस बात को। यहां पे जो चेंज है वो सिर्फ किसकी वजह से है? डायरेक्शन के चेंज की वजह से है। इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड अलग है, इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड सेम है, फिर भी वेक्टर चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने से भी वेक्टर चेंज हो सकता है। यही होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो हमको ये dr निकालना है, इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास दो मेथड हैं, इनफैक्ट बहुत सारे मेथड्स हैं, हम तुमको सब बताएंगे। पहला है कि हम क्या करते हैं, हम AB का लेंथ निकाल लेते हैं। देखो ये इतना छोटा है, ये एंगल इतना छोटा है, ये लगभग इसके ऊपर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये दोनों लगभग पैरेलल होते हैं, बहुत छोटा है। हम क्या करते हैं, और ये जो डायग्राम है ये मैंने क्लैरिटी की तरफ बड़ा दिखाया है, नहीं तो ये इतना छोटा एंगल है जो नेग्लिजिबल है। हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से O से इस AB के ऊपर एक ड्रॉप कर देते हैं परपेंडिकुलर। हम इस पॉइंट से इस AB के ऊपर एक ड्रॉप कर देते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट O से इस ट्राइंगल OAB में यहां ड्रॉप कर देते हैं परपेंडिकुलर। अब समझो, बिकॉज ये परपेंडिकुलर, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था, ये एंगल कितना हो जाएगा? d थीटा बाई 2, और ये कितना हो जाएगा? d थीटा बाई 2। अब बताओ
इस ट्राइंगल में, अब बताओ इस ट्राइंगल में, अब बताओ इस ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है इसका मान लो क्यू है, ट्राइंगल बी ओ क्यू में हम लिख सकते हैं, ट्राइंगल बी ओ क्यू में हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल बी ओ क्यू, इन ट्राइंगल बी ओ क्यू हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू, या तो हम साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस बी क्यू बाय दिस डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स ओ बी। यहां से हो जाएगा, ये है साइन डी थीटा बाई टू, ये है साइन डी थीटा बाई टू, यहां से आएगा बी क्यू इज इक्वल टू ओ बी का मतलब कितना है आर, ओ बी का मतलब कितना है आर इंटू साइन डी थीटा बाई टू। इसीलिए टोटल डिस्टेंस ए बी होगा, जो टोटल डिस्टेंस होगा ए बी वो क्या हो जाएगा, दैट वुड बिकम इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर साइन डी थीटा बाई टू। बिकॉज एंगल बहुत छोटा है, जब एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा और थीटा सेम होता है, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा और थीटा सेम होता है। तो यहां हम ये क्या लिख सकते हैं, ये बहुत छोटा है तो साइन डी थीटा बाई टू को क्या लिख देंगे, डी थीटा बाई टू। तो कितना आएगा बताओ, ये हो गया डी आर, ये हो गया डी आर, तो डी आर वेक्टर हो गया आर डी थीटा। ये तो तुम वैसे भी समझ सकते थे, इतना करने का काम नहीं था। देखो ये एक सर्कल है, इसका छोटा सा आर्क है, ये क्या है, इसका छोटा सा एक आर्क लेंथ है, बहुत छोटा सा नेग्लिजिबल। तो हम जानते हैं आर्क लेंथ कितना होता है, आर डी थीटा। आर्क लेंथ कितना होता है, रेडियस इंटू डी थीटा, तो ये हो जाएगा आर डी थीटा। तो पहली बात ये समझो, जो ए बी वेक्टर तुम्हारा निकला है, जो तुम्हारा ए बी वेक्टर निकला है, क्या निकला है, ए बी वेक्टर। देखो जो तुम्हारा ए बी वेक्टर निकला है, जिसको तुम कह सकते हो डी आर वेक्टर, तो ये बताओ हम इसको क्या करते हैं, डी आर कितना आ गया बताओ, ये जो चेंज इन लेंथ है डी आर ए टू बी, डी आर हो गया आर डी थीटा। ये तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कैसे, रेडियस इंटू एंगल सबटेंडेड, रेडियस इंटू एंगल इज द डी थीटा। इसको दोनों साइड dt से डिवाइड कर दो, डी आर बाई डी टी, हम जानना चाहते हैं डी आर बाई डी टी। तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो गई, डी आर बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर कितनी हो गई, इसको बोलते हैं वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड हो गया आर इंटू, मैग्नीट्यूड हो गया आर इंटू डी थीटा बाई डी टी, और इसकी डायरेक्शन क्या है वो समझो। जो ये वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट थी, उसके साथ कितने एंगल पर है ये, 90 डिग्री पर, क्योंकि जो रेडियस वेक्टर था वो था रेडियल, और जो ए बी वेक्टर है डी आर वेक्टर वो क्या है, टेंजेंशियल। तो इस थीटा के डायरेक्शन में उसको 90 से घुमा दिया, यानी कि ये कितना हो गया, रोटेटेड एट और यू कैन से एट 90 डिग्री। तुम इसको ये भी लिख सकते हो आर इंटू ओमेगा, एट 90 डिग्री विथ वेक्टर आर इन इंक्रीजिंग थीटा, इन इंक्रीजिंग थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ, भले ही समझो, भले रेडियस रेडियल है, रेडियस जो है पोजीशन वेक्टर रेडियल है, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर टेंजेंशियल है। इसीलिए जब पोजीशन वेक्टर होता है रेडियल, वेलोसिटी होता है टेंजेंशियल। अब समझो हम इसको जनरलाइज करेंगे, अभी इसको हम फिर से लेंगे दूसरे मेथड से भी। हम जब भी किसी फिक्स्ड वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे, जब भी कोई फिक्स्ड वेक्टर अपना डायरेक्शन चेंज करता है, जब भी कोई फिक्स्ड वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, जब भी कोई ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, वो जो अपना डायरेक्शन चेंज करता है, तो हमेशा उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन, जो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, तो किसी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के वेक्टर के घूमने से जो वेक्टर का चेंज आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर, वो होता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज यानी आर इंटू वो वेक्टर इंटू ओमेगा, और उसका डायरेक्शन होता है उसके साथ 90 डिग्री।
यानी कि समझो, पोजीशन ये था, पोजीशन वेक्टर ये था, वेलोसिटी ऐसे होगा, वेलोसिटी ये है, एक्सीलरेशन ऐसे होगा, एक्सीलरेशन ये है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन इस तरह होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन को फिर से डिफरेंशिएट करोगे ऐसे होगा, ये 90 90 90 घूमता जाएगा, n बार डिफरेंशिएट करते जाओगे। तो पहली बार पोजीशन वेक्टर था इधर r, तो डायरेक्शन वाइज समझ लो, पोजीशन वेक्टर था r, डिफरेंशिएट किया, मैग्नीट्यूड हो जाएगा r इंटू ओमेगा, और डायरेक्शन क्या होगा, यहां से 90 डिग्री। दोबारा डिफरेंशिएट किया, दोबारा इस r इंटू ओमेगा को डिफरेंशिएट किया, आएगा r इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा और डायरेक्शन 90 डिग्री घूमेगा, इसीलिए एक्सीलरेशन होता है r इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, देखो यहां पे, तो हम यहां पे जो बताना चाह रहे हैं वो समझो सर। हाँ सर ये समझ में नहीं आया लास्ट का, एक बार वापस समझा दो। मैंने कहा है कि खत्म हो गया टॉपिक, मैंने कहा है खत्म हुआ है, नहीं सर। तो फिर मैंने स्टार्ट किया है, जब मैं कह दूंगा खत्म तब पूछना कि किसको समझ नहीं आया। देखो, इफ एनी वेक्टर a is changing in such a way that mod of a is constant, only direction is changing, then dA by dt is equal to rate of change of direction of, क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड हमने पहले इसका कांस्टेंट कर दिया, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a into d theta by dt, means magnitude of a times of vector a times of rate of rotation of vector, ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ये तो हो गया, इसको तुम लिख सकते हो a इंटू ओमेगा, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन मिक्स, और ये पूरा यूनिवर्सल रूल है, मिक्स 90 डिग्री वेक्टर ए के साथ वेक्टर डी ए बाई डी टी, याद रखना, वेक्टर ए के साथ चेंज इन वेक्टर 90 डिग्री बनाता है, मिक्स 90 डिग्री विथ वेक्टर ए इन increasing theta. Let us first see मैं कहना क्या चाह रहा हूं, और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब मैं 12th के बच्चों को मैग्नेटिक फील्ड में मोशन पढ़ाऊंगा तो मुझे पता है ये वेक्टर वहां बॉटलनेक बनेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मान लेते हैं ये वेक्टर है यार, ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब क्या है, मॉड ऑफ आर कांस्टेंट सर्कुलर मोशन है, यानी डिस्टेंस सेंटर से कांस्टेंट होगा, मॉड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब मॉड ऑफ एक्सीलरेशन कांस्टेंट, हर जगह क्या होगा, v स्क्वायर बाय आर। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन घूम रहा है, याद रखना। पोजीशन वेक्टर ये था यहां पे, और वेलोसिटी वेक्टर ये था, पोजीशन वेक्टर ये था, वेलोसिटी वेक्टर ये था। जब ये घूमा तो क्या हो रहा है बताओ, सिर्फ डायरेक्शन घूम रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं घूम रहा है। तो अगर हम इसको लगाना चाहते हैं डायरेक्ट तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे
यहां पे बिकॉज ये आर है पोजीशन वेक्टर, डी आर बाई डी टी, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा इस पोजीशन वेक्टर के साथ, इस पोजीशन वेक्टर के साथ 90 डिग्री, इस पोजीशन वेक्टर के साथ 90 डिग्री, यानी ऐसे होगा। ये होगा डी आर बाई डी टी, ये होगा डी आर बाई डी टी का डायरेक्शन। क्यों होगा? क्योंकि आर इज ए वेक्टर दैट इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। सो डी आर बाई डी टी वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर। पहले इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसके साथ 90 डिग्री पे। मैग्नीट्यूड क्या होगा? देखो आर इंटू ओमेगा, आर इंटू ओमेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं फिर से, डबल डिफरेंशिएशन। सो दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो वेलोसिटी तो ये हो गया। नाउ कम टू एक्सेल, इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। इफ आई डिफरेंशिएट दिस आई वुड गेट एक्सेलरेशन, इफ आई डिफरेंशिएट दिस आई वुड गेट एक्सेलरेशन। कैसे? फिर से वही चीज, बिकॉज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बिकॉज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो जो इधर के तरफ तुम्हारा एक्सेलरेशन आएगा, किधर के तरफ, जैसे ही तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे डीवी बाई डी को, फिर से ये 90 डिग्री घूम जाएगा। इसका डायरेक्शन ये होगा, ये होगा डीवी बाई डी का डायरेक्शन। क्यों? बिकॉज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, चाहे यहां वेक्टर वी हो, वेक्टर ए हो, वेक्टर एफ हो, वेक्टर मोमेंटम हो, वेक्टर टॉर्क हो, वेक्टर एंगुलर मोमेंटम हो, कोई भी वेक्टर हो, अगर उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन होता है सिर्फ, और वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इनटू डी थीटा बाई डी टी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज व्हाट? वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? आर ओमेगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या है बताओ? यहां क्या डालोगे? वेलोसिटी वेक्टर को तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आर इंटू ओमेगा इंटू डी थीटा बाई डी टी मीन्स ओमेगा। किस डायरेक्शन में? इसके साथ 90 डिग्री पे। तो ये कितना आ गया? आर ओमेगा स्क्वायर, सेंटर के तरफ। अब तुम अगर इस एक्सेलरेशन को, इसीलिए सर्कुलर मोशन के केस में ये पोजीशन वेक्टर होता है रेडियल, वेलोसिटी होता है टेंजेंशियल, एक्सेलरेशन होता है इनवर्ड, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगा इधर। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, अगर हम निकालना चाहते हैं किसी क्वेश्चन में, क्या निकालना चाहते हैं? सपोज वी वांट टू फाइंड व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, डी ए बाई डी टी। तो एक्सेलरेशन भी तो चेंज कर रहा है। एक्सेलरेशन यहां इस तरह से था तो फिर ये इस तरह होगा, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो कर रही है चेंज। एक्सेलरेशन यहां पे यूं था, अब ये इस तरह से, अब ये इस तरह, अब ये इस तरह से, एक्सेलरेशन भी तो चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन बिकम्स ए का मैग्नीट्यूड कितना? आर ओमेगा स्क्वायर। ए का मैग्नीट्यूड कितना है? आर ओमेगा स्क्वायर इंटू एक ओमेगा और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसको तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो, जिसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इनटू ओमेगा। ये हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कितना होगा इसके साथ? 90 डिग्री फिर से घूम जाएगा। यहां से 90, यहां से 90, यहां से 90, जितनी बार इसको डिफरेंशिएट करते जाओगे एंगल में 90 घुमाते जाओगे और ओमेगा से मल्टीप्लाई करते जाओगे, तो ये देगा तुमको रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक, अब मैं इसको फिर से बता रहा हूं, देखो ये कहां से आता है। ये एक ही बुक में दिया हुआ है, क्लेपनर एंड कोलेनकोव। आई एम बोरोइंग इट फ्रॉम क्लेपनर एंड कोलेनकोव, ठीक है, जिसमें वेक्टर चैप्टर में इसको इन जनरल बताया गया है। इसको मैं इसको फिर से बता रहा हूं, देखो कैसे होता है, देखो कैसे होता है। इसके 3 मेथड और हैं, बट आई fear whether you will be able to digest those methods or not. जो हम बुक्स पढ़ते हैं, सेंगेज और BM शर्मा, और ये बुक नहीं है, ये सब कचरा है, वेस्ट प्रोडक्ट है। इसमें कहीं कंसेप्ट ऑफ साइंस नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है। लेकिन हमारा सिस्टम ही ऐसा है, कंसेप्ट कहीं पूछता भी नहीं है, क्वेश्चन बनाते जाओ। देखो
अगर कोई वेक्टर इस तरह से है और इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, दिस इज रोटेटिंग वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो, ये एक वेक्टर है और इसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ये मॉड ऑफ ए है, ये वेक्टर ए है, ए वेक्टर हैविंग कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज रोटेटिंग एज सोन। ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, या ये पॉइंट पी है मान लो, ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर थोड़े से टाइम में यहां पहुंच गया, नेग्लिजिबल पहुंचा है, नेग्लिजिबल है डी थीटा। तो ये जो चेंज होगा ये अलोंग द पाथ होता है, ये चेंज होगा ये अलोंग द पाथ होता है। क्यों चेंज अलोंग द पाथ होता है? क्यों वेलोसिटी हमेशा या चेंज जो है वो इस डायरेक्शन में होगा? अगर ये सर्कुलर मोशन है तो क्यों ये हमेशा आर के डायरेक्शन में होगा? बताऊंगा। ये यहां से यहां चला गया, पी से क्यू चला गया। हम कहेंगे अगर ये इनिशियल वेक्टर था, हम कहेंगे चेंज इन वेक्टर पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर को क्या कहोगे? या चेंज इन वेक्टर इसको क्या कहोगे? वी कैन कॉल दैट एज ओ क्यू माइनस ओपी, दैट इज ओ क्यू माइनस ओपी। तो ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है ओ क्यू और ये इनिशियल था ओपी, एंड दैट वुड बिकम इक्वल टू पी क्यू, क्यों? तुम देख सकते हो ओ से पी, इसको उस साइड लेके चले जाओ, ओपी प्लस पी क्यू, ओपी प्लस पी क्यू, ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इज ओ क्यू वेक्टर, ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इज ओ क्यू वेक्टर। तो यानी कि इन तीनों का वेक्टर समझो, इसका वेक्टर सम ये बन रहा है, ठीक है? क्योंकि ट्रायंगल लॉ में हमको पता है कैसे बनाते हैं। तो हमको ये निकालना है ये वेक्टर कितना है। ये डेल्टा थीटा टेंडिंग टू जीरो है, कितना है? टेंडिंग टू जीरो है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। दिस इज टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा थीटा टेंड्स टू जीरो। तो हमको पता है ये डिस्टेंस अगर a है, ये डिस्टेंस अगर a है तो ये आर्क लेंथ कितना हो जाएगा? a डी थीटा। अगर ये रेडियस a है, ये रेडियस a है, आर्क लेंथ कितना हो जाएगा? a डी थीटा। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी इसको हम बोलेंगे dA वेक्टर। क्यों बोलेंगे? क्योंकि a वेक्टर, याद रखना, a इनिशियल वेक्टर प्लस dA वेक्टर चेंज इन वेक्टर इज a फाइनल वेक्टर। a किसी टाइम t पर अगर वेक्टर a था, किसी टाइम t पर अगर वेक्टर a था, ये वेक्टर a था, स्मॉल टाइम dt में उसमें एक वेक्टर जुड़ गया, कितना? dA। ये dA वेक्टर है, ये dA वेक्टर है, किसी टाइम t में dt में जुड़ गया dA वेक्टर तो बनता है a फाइनल। तो ये तुम्हारा चेंज इन वेक्टर है, ये तुम्हारा चेंज इन वेक्टर है। तो ये जो चेंज इन वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड जो है, इस चेंज इन वेक्टर मैग्नीट्यूड है a डी थीटा। तुम जानते हो हमको अगर किसी वेक्टर को लिखना है, हमको दो चीज लिखना पड़ता है, एक तो उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, दूसरी उसकी डायरेक्शन कितनी है। एक उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, दूसरी उसकी डायरेक्शन कितनी है। तो मैग्नीट्यूड तो हो गया a डी थीटा, a डी थीटा। डायरेक्शन क्या होगी? तो देखो ये जो वेक्टर था उसके साथ, बिकॉज ये रेडियस में था और ये टेंजेंट में है, ये वेक्टर रेडियस में था और ये क्या है? टेंजेंट में, उसके साथ 90 डिग्री है, एट 90 डिग्री विथ वेक्टर है। लेकिन 90 डिग्री किधर? इधर या इधर? तो जिधर ये थीटा इंक्रीज कर रहा था उधर, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे, along increasing theta, along increasing theta। यानी अगर तुम dA बाय dt करना चाहो तो यहां भी dt से कर दोगे, तो कितना आएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट वेक्टर। चूंकि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, उसका रेट ऑफ चेंज सिर्फ एक ही चीज का रेट है,
वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। बिकॉज उसकी मैग्नीट्यूड तुमने पहले से कांस्टेंट कर रखी है। वैसे किसी वेक्टर में दो चीज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट वेक्टर। हम लेंगे वो भी। किसी वेक्टर के चेंज होने का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। लेकिन इस केस में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, सो दिस होल चेंज इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर? दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर दिस कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इनटू डी थीटा बाय dt। वो किसी भी वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है, किसी वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। इसका हम अगर एप्लीकेशन देखना चाहते हैं, एज एन एग्जाम्पल अगर हम सर्कुलर मोशन लेते हैं, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसके स्पेशल केस में, एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस केस में क्या होता है जरा देखो, ये एक आर वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ये एक आर वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, and that is equal to what? R। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ? तो अकॉर्डिंग टू दिस dA by dt मींस dr by dt, dr by dt को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी वेक्टर। दैट वुड बिकम इक्वल टू r इंटू ओमेगा। क्यों? यह a इंटू ओमेगा। यहां पर किस वेक्टर का हम ले रहे हैं चेंज? dr by dt ले रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ r इंटू डी थीटा बाई डी टी, दैट इज ओमेगा, जिस रेट से ये घूम रहा है। और डायरेक्शन क्या होगा इसके साथ? 90 डिग्री आ गया। अब क्या करते हैं? फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये हो गया मैग्नीट्यूड, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। स्मॉल टाइम dt के बाद हम जानना चाहते हैं इसका dA बाई dV बाई dt क्या होगा। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, अब देखो वेक्टर v का मैग्नीट्यूड फिक्स है r इंटू ओमेगा और इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अगर हम dV बाई dt लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू ओमेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v dV बाई dt। क्यों? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बिकॉज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसीलिए वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड v इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या है? तो v कितना था बताओ? v का मैग्नीट्यूड क्या था? ओमेगा इंटू आर इंटू ओमेगा, कितना हो गया? ओमेगा स्क्वायर आर। और डायरेक्शन क्या होगा? जो इसकी वेलोसिटी वेक्टर टाइम t पर थी, टाइम t प्लस dt पे जो नहीं होगी, उसमें जो चेंज आया वो इसके साथ 90 डिग्री पे, इसके साथ अब 90 डिग्री पे, ये हो गया dV बाई dt। यही कारण है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? v स्क्वायर बाय r या ओमेगा स्क्वायर r किधर होता है? सेंटर की तरफ होता है। वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है, रेडियस बाहर की तरफ होता है। सो पहला पोजीशन वेक्टर, दूसरा वेलोसिटी वेक्टर। कैसे निकालोगे? पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकालोगे? r को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो और 90 डिग्री घुमा दो। अब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? वेलोसिटी को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, 90 डिग्री घुमा दो। ये घुमाते चले जाओ, ठीक है। ये पहला मेथड है जिसको मैंने थोड़ा सा बताया, अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया है, मैंने थोड़ा सा ये बताया है कि इसका एज ए स्पेशल केस एप्लीकेशन में ये आता है, ठीक है। अब मैं तुमसे ये बताना चाह रहा हूं, इसका एक दूसरा तरीका भी है। तरीका तो बहुत सारा है, क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता था कि भाई कैसे होता है, वेलोसिटी क्यों इधर की तरफ है। अब सोचो, अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली बताऊं, मान लो कि ये मेरा पोजीशन वेक्टर था, किसी टाइम पर, और ये मेरा पोजीशन वेक्टर नेक्स्ट टाइम पर। मैंने थोड़ा गैप बड़ा करके दिखाया है। हमको पता है dr इस डायरेक्शन में होगा, ये r है और ये dr है। ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर d थीटा है, तो हमको पता है ये r था पोजीशन वेक्टर, ये इस तरह से। अब जरा वेलोसिटी की बात करते हैं, देखो यहां पे वेलोसिटी ऐसे था टेंजेंशियल,
और यहां पर वेलोसिटी ऐसे है टेंजेंशियल, ठीक है ना, यहां पर वेलोसिटी टेंजेंशियल था पहले भी और बाद में वेलोसिटी क्या है, टेंजेंशियल। हम जानना चाहते हैं कि वेलोसिटी का चेंज किधर है। समझो, जब ये r इनिशियल था तो ये v इनिशियल था टेंजेंशियल, और जब ये r फाइनल है तो ये v फाइनल है टेंजेंशियल। हम v फाइनल माइनस v इनिशियल जानना चाहते हैं, वो ये होगा dv, ये होगा चेंज इन वेलोसिटी। क्यों होगा, देखो v इनिशियल यहां से यहां प्लस dv इज इक्वल टू v फाइनल। तो देखो ये सेंटर की तरफ है, क्या ये चेंज वेलोसिटी का सेंटर की तरफ है, बिल्कुल है। और कितना होगा ये निकालना चाहते हो। अच्छा ये बताओ, इस पॉइंट पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ये एंगल था थीटा, दिस प्लस दिस 90, क्यों, देखो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 90, और ये था टेंजेंट, ये है टेंजेंट और ये है रेडियस, दिस प्लस दिस इज 90, ये हो जाएगा थीटा। यानी ये जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर था वो इस वर्टिकल लाइन के साथ कितना बना रहा था, थीटा बना रहा था। लेकिन ये कितना बनाएगा बताओ, ये कितना बनाएगा, ये बनाएगा थीटा प्लस डी थीटा। जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर था वो वर्टिकल के साथ, देखो अगर हम यहाँ पे, ये है हमारा रेडियस और ये हमारा टेंजेंट, तो रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। ये एंगल अगर थीटा था तो ये था 90 माइनस थीटा और ये भी है 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो वर्टिकल के साथ, वर्टिकल लाइन के साथ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कितना बना रहा था, थीटा बना रहा था। तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या बनेगा, थीटा प्लस डी थीटा। तो इस लाइन के साथ एक वेक्टर बना रहा है थीटा और एक बना रहा है थीटा प्लस डी थीटा, तो इन दोनों के बीच का म्यूचुअल एंगल क्या हो जाएगा, डी थीटा ना। इसका मतलब है कि ये जो मैग्नीट्यूड होगा ये हो जाएगा वी डी थीटा। ये जो मैग्नीट्यूड होगा फिर से वही हो गया, रेडियस v और v, रेडियस ये भी v ये भी v, और ये जो है एंगल कितना है, डी थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, आर्क इंटू डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा v डी थीटा, किधर, सेंटर की तरफ, ठीक है, ये हो गया सेंटर की तरफ। तो होना भी चाहिए क्योंकि ये टेंजेंशियल ही था, इसमें 90 डिग्री होगा तो सेंटर की तरफ होगा, ठीक है। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड समझो, क्यों ऐसा होता है, हम क्या करते हैं, हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा हुआ है, हमने ये देखा है यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो। तो जब भी हमारा कोई सर्कुलर मोशन हो रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे दो यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं। कौन कौन सा, समझना, ये एंगल है थीटा, ये हम मान रहे हैं एक्स एक्सिस, इसको क्या मान रहे हैं हम, एक्स एक्सिस। इसको मान रहे हैं वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। यहां पर कोई पॉइंट है जिसकी पोजीशन वेक्टर है जो एंगल बना रहा है थीटा। देखो ये अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई को फिक्स्ड एक्सिस ले रहे हैं, एक्स और वाई और फिक्स्ड एक्सिस। हम यहां पे दो चीजें डिफाइन कर रहे हैं, इस पॉइंट पे दो वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर हम डिफाइन कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, रेडियली आउट डायरेक्शन में, ठीक है, और एक डिफाइन कर रहे हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा। हम दो यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, एक उस पॉइंट पे रेडियली आउट और एक टेंजेंशियल किधर, इन द इंक्रीजिंग थीटा। देखो टेंजेंट दो टाइप से पॉसिबल है, एक इधर और एक इधर, रेडियली आउटवर्ड एंड टेंजेंशियली इन द इंक्रीजिंग थीटा। इसको हम लिखना, इसको हम नाम दे रहे हैं ई आर कैप। क्या दे रहे हैं, ई आर कैप। इसका नाम दे रहे हैं ई थीटा कैप, और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। ई आर कैप क्या है,
पोजीशन वेक्टर इन द इंक्रीजिंग थीटा, इंक्रीजिंग आर, मतलब आर के डायरेक्शन, पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट पे इस तरह से और ये इस तरह से, ये एक सेट बनेगा, इन दोनों का क्या होगा, एक सेट बनेगा और ये सेट ऐसे घूमेगा। अब एक्स और वाई फिक्स्ड एक्सिस है और ये जो है सेट रोटेटिंग एक्सिस है। ठीक, हम प्रूव कर देंगे कि हर चीज सर्कुलर मोशन में या तो इसके टर्म में लिखा था या इसके टर्म में, एक्स और वाई के टर्म में नहीं लिखा था। हर चीज इवन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कभी भी या तो इसके टर्म में लिखाएगा या इसके टर्म में या इसके कॉम्बिनेशन के टर्म में। हमेशा पोजिशनल वेक्टर इधर होगा, इधर नहीं होगा, वेलोसिटी इधर होगा, एक्सिस नहीं इधर होगा, हो सकता है दोनों कंपोनेंट हो, कुछ भी हो सकता है। ई आर कैप और ई थीटा, इसको बोलते हैं हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो देखो हम ई आर कैप डिफाइन कर रहे हैं। क्या हम ई आर कैप को लिख सकते हैं? ई आर कैप क्या है? किसी पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर के अलोंग, किसी पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर, यानी यहां इसको लिख सकते हैं ई आर कैप। क्या हम ई आर कैप को लिख सकते हैं कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप? क्या हम इस वेक्टर को लिख सकते हैं, अगर इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, अगर इसकी मैग्नीट्यूड 1 है तो क्या हम इस वेक्टर को लिख सकते हैं 1 cos थीटा आई कैप प्लस 1 sin थीटा जे कैप? क्या इस डायरेक्शन में, क्या इसकी मैग्नीट्यूड 1 है? अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। मैग्नीट्यूड क्या होती है? किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट cos थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर इज 1। इसकी मैग्नीट्यूड 1 है। इसकी डायरेक्शन क्या है? क्या इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है? देखो अगर इस डायरेक्शन में एक वेक्टर लें जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है तो उसको क्या लिखेंगे? 1 cos थीटा आई कैप प्लस 1 sin थीटा जे कैप, ये होगा। अब यार हम इसको लिखना चाहते हैं ई थीटा कैप को, ई थीटा कैप को लिखना चाहते हैं, हम इस वेक्टर को लिखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। तो क्या करेंगे हम यहां पर, क्या करते हैं फिर से, या इस वेक्टर को उठा के हम यहां ले आते हैं, हम इस वेक्टर को उठा के यहां ले आते हैं, क्योंकि वेक्टर को कहीं भी लेके जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा ये वेक्टर है, क्या वेक्टर है? इसके परपेंडिकुलर। ये जो वेक्टर है ये क्या है? इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना? तो यहां हम इसके ले लेते हैं परपेंडिकुलर। सो दिस प्लस दिस 90, दिस प्लस दिस 90, दिस प्लस दिस 90, ये भी हो जाएगा थीटा, हो जाएगा ना? ये तुम्हारा ई आर कैप था और ये तुम्हारा ई थीटा कैप है। इसको तुम ई टी कैप बोल सकते हो, ई टेंजेंशियल, ई रेडियल। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 1 है। इसको बताओ तो क्या लिखोगे? इसको बताओ तो क्या लिखोगे इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप? ई थीटा कैप को क्या लिखोगे? लिखोगे 1 sin थीटा माइनस आई कैप। देखो तो मैंने ये बताया हुआ है कैसे लिखते हैं किसी वेक्टर को आई कैप। यहां से ड्रॉप करोगे परपेंडिकुलर और एक ड्रॉप करोगे यहां से परपेंडिकुलर। 1 sin थीटा माइनस आई कैप प्लस 1 cos थीटा जे कैप, 1 cos थीटा जे कैप। किसी कोई डाउट जो मैंने लिखा है? किसी कोई डाउट इसमें? अब ये बताओ, मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है। ये बताओ अगर हम यहां पे ये लिखना चाहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, हम यहां अगर ये लिखना चाहते हैं, क्या हम यहां अगर ये लिखना चाहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ई आर कैप विद डी थीटा, कितना आएगा बताओ? इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो थीटा के साथ। माइनस साइन थीटा आई कैप, जे कैप तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, इसको सिर्फ डिफरेंशिएट कर दो, प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो क्या ये बन गया ई थीटा कैप? तुमने जब इस यूनिट वेक्टर को डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया, इसको करेंगे ये बन जाएगा। देखो तुम क्या करो, ई थीटा कैप को डिफरेंशिएट कर दो,
ई थीटा कैप को डिफरेंशिएट कर दो, माइनस आई कैप बाहर निकाल दो, साइन थीटा का कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा, सॉरी माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, ठीक है, कॉस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ये तो हो गया माइनस ऑफ कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप मींस ई आर कैप। इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका ये घूमता चला जाएगा। इसको पकड़ लो, एक बार डिफरेंशिएट करो थीटा के साथ, यहां 2 बार करो तो यहां, 3 बार करो तो यहां, 4 बार करो यहां, 5 यहां, 6 यहां, 7 यहां, 8 यहां, 9 यहां, 11। एक ओलंपियाड का क्वेश्चन मुझे याद है, इस ई आर कैप को 2011 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया था और पूछा था क्या वेक्टर होगा, बताओ। इस ई आर कैप को 2011 बार डिफरेंशिएट किया गया था इसको थीटा के साथ और पूछा था क्या होगा, तो क्या होगा, एक बार करोगे यहां, 2 बार यहां, 3 बार यहां, 4 बार फिर वहीं पहुंच गए सर, ई थीटा कैप 4 बार में वहीं पहुंच गए, तो हो जाएगा सर 2000 माइनस ई थीटा, सर 2000 सर 2 से डिविजिबल है। हाँ मतलब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 3 बच जाएगा लास्ट में, यस सर। तो हर 4 के मल्टीपल यहीं पहुंच जाओगे। तो ऐसा कोई नया कोई वो इनोवेटिव क्वेश्चन नहीं था, क्लेपनर से उठाया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। ओलंपियाड में जनरली फॉरेन बुक से डायरेक्ट उठा के देता है, एडवांस में भी, ठीक है। तो तुम क्या देख रहे हो, इसको डिफरेंशिएट करने से यूनिट वेक्टर यहां आ रहा है, इसको करने से यहां आ रहा है, इसको करने से यहां आ रहा है। किसके साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो, थीटा के साथ। लेकिन अगर हम इसको, ठीक है, थीटा के साथ करने तो समझो हर थीटा से डिफरेंशिएट करने पे, हर थीटा से डिफरेंशिएट करने पे एक बार ये 90 डिग्री घूमेगा, पहली बात इसका, ये हमेशा क्या होगा 90 डिग्री घूमता जाएगा हर डिफरेंशिएशन पे, इसको याद रखना। अब जरा मुझे ये बताओ, क्या अब मैं तुमको पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेते हैं, फिर हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म का। हम इसको देखते हैं यूनिफॉर्म में क्या होगा, हम देखते हैं इसको यूनिफॉर्म में क्या होगा। देख लो, बड़ा सिंपल सा चीज है, हमारे पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और हम जानना चाहते हैं क्यों उसमें वेलोसिटी एक्सीलरेशन इस तरह से बनता है। क्या हम लिख सकते हैं, हम ले रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हम ले रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहला जो क्वांटिटी हमारा है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर। ये बताओ हमारा पोजीशन वेक्टर हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, या पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू, पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड आर रेडियस, डायरेक्शन ई आर कैप और नॉट। ये हमारा पोजीशन वेक्टर, ये हमारा पोजीशन वेक्टर, इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड टाइम्स ऑफ ई आर कैप। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, वेलोसिटी दे देगा। अभी हमारा इस सर्कुलर मोशन, इसीलिए हम आर को कांस्टेंट ले रहे हैं। सेकंड, वेलोसिटी वेक्टर का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। होना तो ये चाहिए आर इंटू डी ई आर कैप बाय डी टी प्लस ई आर कैप डी आर बाई डी टी। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, इसको रखो इसको डिफरेंशिएट करो, प्लस इसको रखो इसको डिफरेंशिएट करो, प्लस इसको रखो इसको डिफरेंशिएट करो। बट बिकॉज ये सर्कुलर मोशन है, आर कांस्टेंट है, बिकॉज ये सर्कुलर मोशन है, आर कांस्टेंट है। अगर पैराबोलिक मोशन होगा तो आर कांस्टेंट नहीं होगा। हम जब पैराबोलिक मोशन पे आएंगे तो हम बताएंगे उसका जनरल टर्म क्या होता है। अभी तुम पहले सर्कुलर मोशन पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। इसको लिख देंगे आर इंटू दिस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस दिस इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस तो जीरो है, क्यों है, सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। ये डिस्टेंस है और ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस प्लस
डिस्टेंस इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। अगर हम इसको देखें इस तरह से, इस तरफ बनता, क्या बनता, ये बनता ई आर कैप इंटू डी आर बाई डी टी, आर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, प्लस आर इंटू डी ई आर कैप बाई डी टी। ये जीरो है इस केस में, क्योंकि सर्कुलर मोशन हम पढ़ रहे हैं, और सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, वो है ओरिजिन से, बट प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं होता है कांस्टेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होता है, वहां ये टर्म आएगा जो हम बाद में देखेंगे। ये हो गया जीरो, ये हो गया आर इंटू, इसको लिख सकते हैं डी ई आर कैप बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, चेन रूल। क्योंकि हमारा ई आर कैप किसके टर्म में लिखा हुआ, बताओ हमारा ई आर कैप किसके टर्म में लिखा हुआ है, थीटा के टर्म में। ई आर कैप ये फंक्शन ऑफ थीटा, तो हमको इसको डिफरेंशिएट करना है तो टाइम के साथ डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो एक बार डी थीटा से डिवाइड कर दिया, एक बार डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, चेन रूल बोलते हैं इसको। ये तुमको पता है, ये तुमको पता है, तुम निकाल चुके हो ई थीटा कैप या ई टेंजेंशियल कैप, तुमको ये पता है, क्या पता है, डी ई आर कैप बाय डी थीटा। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये देता है, और डी थीटा बाई डी टी क्या है, ओमेगा। यानी कि तुम्हारा क्या हो गया बताओ, जो आर था वो मल्टीप्लाई हो गया किससे, ओमेगा से। जो आर था वो किससे मल्टीप्लाई हो गया, ओमेगा से। मैग्नीट्यूड में ओमेगा मल्टीप्लाई कर दो और डायरेक्शन में 90 डिग्री घुमा दो, तो क्या आ गया, ऑल्दो पोजीशन वेक्टर इज इन ई आर कैप रेडियल, वेलोसिटी इज ई थीटा कैप, सिर्फ ई थीटा कैप, नो रेडियल कंपोनेंट। तीसरा एक्सेलरेशन निकालते हैं, डीवी बाई डी टी। तो जब एक्सेलरेशन में क्या करोगे बताओ, आर कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट। अभी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिए हैं, नहीं तो इन जनरल आर भी चेंज होगा, ओमेगा भी चेंज होगा, और ये तो चेंज होगा ही, वो भी हम आएंगे उस केस पे, बट उस केस को लेने से पहले एलिवेट सेपरेट हो चुका होगा, वो हम एलिवेट में नहीं लेंगे अभी, ठीक है। ए वेक्टर आर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिया है इसलिए ओमेगा भी कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन होता तो डी ओमेगा बाई डी टी भी लेते अल्फा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा भी चेंज होता है, बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट होगा, आर ओमेगा डी ई थीटा बाई डी टी, डी ई थीटा कैप बाई डी टी, यही ना, बिकॉज एक्सेलरेशन है डीवी बाई डी टी, बिकॉज एक्सेलरेशन इज डीवी बाई डी टी, ठीक है ना, ये होगा। अब बताओ, इसको तो तुम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो क्योंकि तुमको ई थीटा का डिफरेंशिएशन पता है। इसको लिख दो आर ओमेगा, जो कि ओरिजिनल वेक्टर था ही, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था, आर इंटू ओमेगा, इंटू इसको लिख दो डी ई थीटा कैप बाय डी थीटा, चेन रूल, इंटू डी थीटा बाय डी टी। हालांकि मैं तुम्हें ये चीज बताऊं, तुमको इन डेरिवेशंस की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट ओलंपियाड एंड एडवांस पेपर, तुमको इसकी जरूरत नहीं है। अभी संडे को पेपर हुआ था नीट का, मैं वैसे एक पेपर देख रहा था, पहला क्वेश्चन था रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का। पीएमटी वालों के लिए वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं। आज मैं नोट शेयर किया, सबको मिल गया है, बट मेरे में डिलीवर नहीं शो कर रहा था, मेरे में एमर्ज के अलावा किसी बैच में डिलीवर, हाँ मतलब मुझे लगा सर डिलीवर नहीं हुआ, क्योंकि डिलीवर शो नहीं कर रहा था, यहाँ से गया ये तो बता रहा था, बट डिलीवर हुआ ये नहीं बता रहा था। मैं सोचा हो सकता है कहीं फंस गया हो नेटवेट में, इसलिए मैं दोबारा भी, ठीक है। ये देखो तो क्या हुआ, व्हाट इज डी ई थीटा बाई डी टी, व्हाट डी ई थीटा बाई डी टी माइनस ई आर कैप, ये कितना है ओमेगा, ये कितना है ओमेगा। तो बताओ आर ओमेगा इंटू ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर आर, आर ओमेगा इंटू ओमेगा, मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर आर। डायरेक्शन बताओ, डी ई थीटा बाई डी टी माइनस ई आर कैप, माइनस ई आर कैप मीन्स रेडियली इनवर्ड। तुमने यूनिट वेक्टर क्या माना था ई आर कैप को, ई आर कैप क्या था, रेडियली आउटवर्ड, इसकी डायरेक्शन किधर है, रेडियली इनवर्ड।
ये दूसरा मेथड है प्रूव करने का कि क्यों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में वेलोसिटी होता है ओमेगा आर टेंजेंशियल, पोजीशन होता है रेडियल, वेलोसिटी होता है ओमेगा आर टेंजेंशियल, एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर आर रेडियल, ठीक है, आर ओमेगा स्क्वायर आर रेडियल, आर ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक। तीसरा मेथड है क्रॉस प्रोडक्ट से, वही बताऊंगा। चौथा मेथड है वेक्टर के का एक एप्लीकेशन होता है, वो तुम किसी मेथड को पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, कोई मैटर नहीं करता है। पूरी एस्सिओग्मा इरोडोव तुम्हारे उससे बनेगा, किससे, कि तुम इक्वेशन लिख सकते हो कि नहीं, इक्वेशन लिख सकते हो कि नहीं, ठीक है। ये हो गया एक चीज। तो ये होता है ओमेगा स्क्वायर आर सेंटर की तरफ, ठीक। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। दिस डॉट दिस x1 x2 प्लस y1 y2। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। पहले बताओ अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। आई मस्ट एडमिट कि मैं एलिवेट के बच्चों को बहुत टॉर्चर कर रहा हूँ, बट ये टॉर्चर जरूरी है। अगर ये टॉर्चर अभी नहीं करेंगे तो लाइफ में टॉर्चर बहुत झेलना पड़ेगा तुम लोग, ठीक है। सो एलिवेट के बच्चे जितने कोऑपरेट कर रहे हैं वो ठीक है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास चैप्टर से या वर्क पावर एनर्जी से हो सकता है मैं एलिवेट और एक्सेल को थोड़ा सेपरेट कर दूँ, देखते हैं, अभी उसका पता नहीं मुझे, ठीक है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। मैंने अभी तक डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ाया था, वेक्टर में जब पढ़ाया था तब भी कहा था ठीक है बाद में देखेंगे। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है, ये एक नाम है, ये नाम है, और ये ऐसा नहीं कि बस दे दिया गया, यूज पड़ता था, बार बार यूज पड़ता था, तो एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है, एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है, ठीक है। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है समझो। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट भी, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये इसलिए नहीं है, देखो डॉट प्रोडक्ट है इसलिए ऐसा वेक्टर बिहेव नहीं करता है, वेक्टर ऐसा नेचर में बिहेव करता था इसलिए डॉट प्रोडक्ट को इस तरह से डिफाइन किया गया। वेक्टर के दो वेक्टर के डिवीजन को अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है। हम कहते हैं डिवीजन ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए बाय वेक्टर बी इज नॉट डिफाइंड। ऐसा नहीं नॉट डिफाइंड, आज तक कोई ऐसा क्वांटिटी मिला ही नहीं जिसमें दो वेक्टर को डिवाइड करने की जरूरत पड़े। जिस दिन मिल जाएगा ना वेक्टर जो है, अलजेब्रा में एक नया रूल ऐड कर दिया जाएगा। तो वेक्टर या मैथ किसी न किसी नेचुरल फेनोमेना या फिजिक्स में डे टू डे लाइफ से होने वाले किसी घटना से निकलता है। मैथ के कारण फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स से मैथ का जन्म होता है, याद रखना हमेशा। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं, बार बार एक क्वांटिटी जो है आता है तो हम इसको कहते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। पढ़ते हैं ए डॉट बी is equal to magnitude of A, magnitude of B into cos theta, where theta is the angle between the two। ये तुम लोग सब जानते हो, एंगल बिटवीन टू, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। और एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या है, होता है हम दोनों वेक्टर के टेल को टेल से मिलाते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी किसी दो वेक्टर में एंगल निकालना हो तो उसको इस तरह से प्लेस करते हैं, एक वेक्टर को मूव करते हैं, एक वेक्टर को क्या करते हैं, किसी को उसके पैरेलली मूव करके इस पे इस तरह से लाते हैं कि दोनों का टेल से टेल कोइंसाइड कर जाए। और जैसे वो कोइंसाइड करता है उसके बाद क्या करते हैं हम, तब कहते हैं इसमें जो दो एंगल बन रहा है, एक 180 से कम एक 180 से ज्यादा, जो 180 से कम होता है उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। ये हमेशा 0 से 180 लाई करता है, ठीक। ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा होता है, इसको हम लिखते हैं a इंटू बी कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं b इंटू ए कॉस थीटा। इसका मतलब है a इंटू कंपोनेंट ऑफ और प्रोजेक्शन ऑफ b along वेक्टर है,
ये क्या है, देखो इस तरह से होता है, ये उसी तरह से पहले हम इसको भी लिख देते हैं, बी इंटू कंपोनेंट और प्रोजेक्शन, कंपोनेंट और प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। समझे इस बात को कि मेरे पास ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ठीक है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। इन तीनों केसेस में क्या है, यहां देखो ये एंगल एक्यूट है, ये जो है एंगल इन दोनों के बीच का एक्यूट है, ये 90 डिग्री और ये ऑब्ट्यूस है। अगर हम यहां से ड्रॉप कर दें परपेंडिकुलर वेक्टर ए पर, तो इसकी लेंथ कितनी होगी बताओ, इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी बी कॉस थीटा, और इसका डायरेक्शन ए की डायरेक्शन में है, इसका डायरेक्शन ए के डायरेक्शन, यानी हम कहेंगे द कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज प्लस बी कॉस थीटा। यहां बोलेंगे क्योंकि अगर हम यहां से ऊपर से लाइट गिराएंगे, अगर ऊपर से एक लाइट गिराएंगे, क्या गिराएंगे, लाइट, तो इसका जो परछाई बनेगा उसका लेंथ होगा बी कॉस थीटा, ठीक है, उसका जो लेंथ का परछाई होगा बी कॉस। यहां परछाई कितना बनेगा, 0, कंपोनेंट है ही नहीं, और यहां जो कंपोनेंट बनेगा देखो, जब इसको ड्रॉप करोगे ये ए के उल्टा होगा, इसका कंपोनेंट जो ए के डायरेक्शन में होगा वो ए के डायरेक्शन के ऑपोजिट है, तो हम इसको बोलेंगे माइनस बी कॉस थीटा। माइनस साइन का मतलब है ऑपोजिट टू ए, द कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए हियर इज माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है, एग्रीड? यस सर। अब सर्कुलर मोशन में क्या होता है ये देखो, अब सर्कुलर मोशन में क्या होता है ये देखो, ठीक। अब ये बताओ हमको अगर बी कॉस थीटा निकालना है, कैसे निकालेंगे, हमको ये निकालना, हमको निकालना है कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। हमको क्या निकालना है, कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। कैसे निकालेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी सो बताओ, कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, बी कॉस थीटा, यस सर। ठीक। बट हम जानते हैं ए डॉट बी क्या होता था, ए बी कॉस थीटा, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर भी ए से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी ए से मल्टीप्लाई कर दो। पहले डायग्राम समझ लो कि ए के डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट, एक छोटा सा डायग्राम बना लो, ए के डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट होगा बी कॉस थीटा। हर चीज को माइंड में पिक्टोरियली सेट कर लो, द कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा का मतलब है ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दिए, ये कितना हो गया बताओ, ऊपर वाला ए डॉट बी बाय ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब अगर हम इसको लिखना चाहते हैं वेक्टर के फॉर्म में, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ना वेक्टर का बी कॉस थीटा, हम इसको डायरेक्शन भी देना चाहते हैं, तो अगर वेक्टर कंपोनेंट निकालना चाहते हैं तो बताओ मैग्नीट्यूड तो इसकी कितनी होगी बी कॉस थीटा, बट इसकी डायरेक्शन कितनी है सो बताओ, क्या ये ए कैप है, क्या ये जो वेक्टर है जो कंपोनेंट है बी का इन द डायरेक्शन ऑफ ए, क्या वो बी कॉस थीटा तो मैग्नीट्यूड में है, क्या वो बी कॉस थीटा इंटू ए कैप है? यस सर। ना ए कैप को तुम लिखते हो क्या, तुम ए कैप को क्या लिखते हो, तुम ए कैप को लिखते हो वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसको क्या लिखते हो, या इसको यहां लिखते हैं, दिस वुड बिकम इक्वल टू, देखो यहां इसको फिर से कर देते हैं, और मैथ में इसका एप्लीकेशन बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं रेडियस और कर्वेचर पढ़ाऊंगा, जब मैं वर्क पढ़ाऊंगा, जब मैं पावर पढ़ाऊंगा, जब मैं कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाऊंगा, मुझे किसी भी स्टूडेंट से ये नहीं सुनना है
कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। मुझे डॉट प्रोडक्ट का डिफिनीशन नहीं चाहिए, आई डू नॉट वांट डिफिनीशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। मैं अब जो पढ़ाऊंगा वो डॉट प्रोडक्ट का डिफिनीशन नहीं, वो उसका एप्लीकेशन है, जो फिर से बता रहा हूँ बुक में नहीं मिलेगा तुमको। हम कह रहे हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए। पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला याद रखना बहुत मुश्किल होता है, डायग्राम बना के उसको रिमेंबर करना बहुत आसान होता है। ये वेक्टर बी है, यहां से ड्रॉप कर देते हैं एक परपेंडिकुलर, ठीक है, यहां से ड्रॉप कर देते हैं एक परपेंडिकुलर। हम कहते हैं ये जो वेक्टर है that would become equal to b cos theta in magnitude into a cap, वेक्टर फॉर्म में। कंपोनेंट सिर्फ अगर निकालना है मैग्नीट्यूड तो b cos थीटा, लेकिन अगर डायरेक्शन चाहिए तो b cos थीटा इंटू a कैप। मॉड ऑफ a बाई, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है, उस वेक्टर को उसी वेक्टर से के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे क्या करो a से मल्टीप्लाई कर दो ना, ये ए बी कॉस थीटा हो जाएगा a डॉट बी, a इंटू बी इंटू कॉस थीटा हो जाएगा a डॉट बी, a इंटू ए, मॉड ऑफ a का स्क्वायर होता है a डॉट ए टाइम्स ऑफ वेक्टर। समझो इस बात को, a डॉट ए कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ a इंटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि सेम वेक्टर है ना, ये वेक्टर इसका डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ, तो दोनों पैरेलल वेक्टर है, सेम वेक्टर है, तो एंगल क्या है दोनों बीच में 0 डिग्री। यानी कि जब तुम किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ लेते हो तो तुमको क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड मिलता है। ये एक ऐसा फंक्शन है, ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो वेक्टर से स्केलर जाने का रास्ता और एक स्केलर से वेक्टर जाने का रास्ता दिखाता है। देखो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारा कंपोनेंट। अब समझो, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। इसके कुछ एप्लीकेशंस लेते हैं, मैं ऐसे कुछ एप्लीकेशन, ये सब तुमने पढ़ा हुआ है, खासतौर से जो एक्सेल के बच्चे हैं और वो बच्चे हैं एलाइट के बच्चों को लग रहा हो क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। देखो, पहली बात मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं, मैंने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया विद वेक्टर यू, ठीक, मैंने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया विद वेक्टर यू, और यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वेक्टर जी, ठीक। फाइंड टाइम ऑफ लाइट, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर यू एंड वेक्टर जी। वेक्टर यू और वेक्टर जी के टर्म्स में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो क्या करोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट जानते हो, 2u sin थीटा बाई जी, बट तुमको लिखना है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर यू एंड वेक्टर जी, नॉट इन टर्म्स ऑफ यू एंड जी ना, वेक्टर यू ही आना चाहिए, हर जगह वेक्टर यू होगा और वेक्टर जी होगा। तो देखो, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें वेक्टर के टर्म में सब कुछ लिखना हो, तो दो काम करना, एक बार डॉट प्रोडक्ट, एक बार क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना। ये बहुत जगह आता है, इंक्लूडिंग ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में जब वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तब भी आता है। ये जी है, तुम पहले तो अपना फॉर्मूला याद कर लो भाई। तुम पता है ये एंगल थीटा होता, और ये एंगल थीटा होता तो टाइम ऑफ फ्लाइट में कुछ था ही नहीं, कितना था, 2u sin थीटा बाई जी, ये था ना। अब अगर तुमको इन दोनों के टर्म में थीटा लिखना है, थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तुमने माना है लेट द एंगल विद थीटा हियर, तुम पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, बताओ u डॉट जी कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ u, मैग्नीट्यूड ऑफ g, cos 90 डिग्री प्लस थीटा
इन दोनों वेक्टर में एंगल कितना है? ये हो जाएगा u डॉट जी इक्वल टू माइनस यू इंटू जी साइन थीटा। ठीक है, यहां से आएगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ यू डॉट जी बाई यू जी। यहां डालो तो एक बार 2u बाई जी, और साइन थीटा की जगह क्या डालोगे? माइनस ऑफ u डॉट जी बाई यू जी। ये u और ये u कट गया, आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ u डॉट जी बाई जी स्क्वायर, that is g dot g. This is the time of flight. This is the time of flight. Minus 2 times of u dot g by g dot g. अब समझो, अगर मैं तुम्हें कह दूं एक हाइपोथेटिकल स्पेस है, एक कहीं स्पेस में हम हैं या किसी और प्लेनेट पे हैं जहां पे एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आई कैप जे कैप और के कैप में दी हुई है, जहां एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी हुई 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप, बट कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म ग्रेविटी है, बट डायरेक्शन क्या है? 6 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। हमने वहां एक पार्टिकल को एक वेलोसिटी दे दिया 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 9 के कैप। बताओ इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? तो क्या करोगे? कोई वेक्टर फॉर्म का वो जो पढ़े हो ना 2u साइन थीटा बाई जी, क्योंकि प्लेन मोशन जरूर है बट वो प्लेन मोशन एक्स वाई प्लेन नहीं है, वो प्लेन मोशन कहीं ये प्लेन है, ये प्लेन है, एक डायरेक्शन इधर है, एक डायरेक्शन कुछ इधर है। देखो अगर हम एक डायरेक्शन इस तरह ले लें 3D में और एक इस तरह ले लें, ये भी तो एक प्लेन डिफाइन कर रहा है ना, ये भी तो एक प्लेन डिफाइन कर रहा है। हालांकि इसकी जो 2 एक्सिस है वो एक्स और वाई में नहीं है, वो किसी और डायरेक्शन में। तो क्या करोगे? जहां भी कभी एंगल का है, एक बार डॉट लेना, एक बार क्रॉस लेना, डॉट तो जरूर लेना आ जाए। हम यहां मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हैं, रेंज भी निकाल सकते हैं। एक इलस्ट्रेशन बता रहा हूं, जिंदगी में कभी कोई क्वेश्चन आए और आंसर वेक्टर फॉर्म में ही देना है या ऑप्शन में सारे वेक्टर फॉर्म ही है, तो याद रखना डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। फॉर्मूला वो लिखो, g का स्क्वायर g डॉट जी, u डॉट जी जो भी है, u दिस कॉस्ट कहीं भी डाल दो, u और g वेक्टर फॉर्म में दिया होगा, डाल दो, टाइम ऑफ फ्लाइट एक स्टेप में आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, मेरे पास एक जनरल कर्ड मोशन है, मेरे पास एक जनरल कोई कर्ड मोशन है, वो कैसा है? इस तरह से। ये मेरे पास एक कोई जनरल कर्ड मोशन है इस तरह से, एक पार्टिकल इस रास्ते पे जा रहा था। अच्छा रुक जाओ, पहले मैं एक चीज और बता दूं तुमको। हमने तुमसे कहा था पहले कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो हमेशा अलोंग द ट्रेजेक्टरी होता है। किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो हमेशा अलोंग द ट्रेजेक्टरी होता है। क्यों? मान लो पार्टिकल यहां पर ऐसे करके जा रहा है, किसी कर्ड पाथ पे जा रहा है, आई एम नॉट सेइंग इट्स सर्कुलर और एनीथिंग, किसी पाथ पे जा रहा है। जब ये पार्टिकल यहां पर है मान लो, तो किसी टाइम t पर पार्टिकल यहां पर था और इसकी वेलोसिटी थी, तो ये बताओ यहां से जब यहां तक जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा। ये टाइम t है, मान लो ये टाइम t है, या ये मान लो कि टाइम है 10 सेकेंड, ये 10 सेकेंड पे यहां पे था और 11 सेकेंड पे यहां पे, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बात करें 10.5 सेकेंड की, 10.5 सेकेंड की, तब कहां होगा? तो होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बताओ, ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर हम 10.1 सेकेंड की बात करें तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। 10.1 सेकेंड की बात करें तो
यानी हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम टाइम इंटरवल घटा रहे हैं और हम इस पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें और हम इस पॉइंट पे अगर हम क्या करें, एक टेंजेंट ड्रॉ करें इस तरह से, और हम इस पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें इस तरह से, यह टेंजेंट, तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे ये टाइम घट रहा है ये जो वेक्टर है ये झुकता जा रहा है। When time tends to 0, 10 सेकंड से 10.0001 सेकंड में जब कॉर्ड बनाओगे, 10 सेकंड से 10.00001 सेकंड पे जब कॉर्ड बनाओगे, वो कॉर्ड लगभग इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा आर ओवरलैप्स ऑन टेंजेंट। इसीलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर, और हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो क्या होता है, dr/dt, when dr tends to 0, तो वेलोसिटी वेक्टर किसके पैरेलल होगा, dr के पैरेलल। देयरफॉर at any point in any kind of motion, हम सर्कुलर की ही बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी मोशन में velocity is instantaneous velocity is tangential at that point. Instantaneous velocity is along the tangent at that point. इसीलिए हम कभी ये नहीं कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी या रेडियल वेलोसिटी, ऐसा नहीं हो सकता है। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगा, वेलोसिटी हमेशा पाथ के टेंजेंशियल होता है, always along the tangent at that point. This also I am teaching you from Klipner and Kolenkow. ठीक है, जिस बुक में जो चीज अच्छा है वो अच्छा है, वो हम आपको, तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात मान लो ये कर्ड पाथ है, ये कोई पार्टिकल जा रहा था, जब ये पार्टिकल इस पॉइंट पर था, तो ये यहां पर क्या है, टेंजेंट है, ये यहां पर क्या है, एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया, तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर इस टेंजेंट के अलोंग थी, वी वेक्टर। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी वेक्टर थी वी वेक्टर, ऐसे करके। ठीक है ना, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कहीं भी लग सकता है। इस पे जो फोर्स लग रहा है, हो सकता है फोर्स इधर लग रहा हो सकता है इधर लग रहा हो, क्योंकि जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, भले वो पैराबोलिक पाथ पे जा रहा है, बट फोर्स तो हमेशा लगता है डाउनवर्ड, तो बेंड करता है। तो हो सकता है इस पे वेलोसिटी इस तरह से, इस पे एक्सीलरेशन इस तरह से, क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स जो है ना, ये होता है इसका नेट एक्सीलरेशन, ये होता है फोर्स नेट बाय मास। जरूरी नहीं है कि एक्सीलरेशन इधर हो। अब समझो, इस एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट हैं, एक है अलोंग द वेलोसिटी और एक है परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ये जो एक्स कंपोनेंट देख रहे हो, इसको बोलते हैं ए रेडियल या ए नॉर्मल। ये क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, इसको घुमाता है। इसकी जितनी ज्यादा मैग्नीट्यूड होगी ये उतना शार्प टर्न लेगा, यानी उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर डिटरमाइन करता है। और ये जो कंपोनेंट होता है ये इसके स्पीड को चेंज करता है, ये होता है ए टेंजेंशियल। जो क्या बोलते हैं, ए टेंजेंशियल। ए टेंजेंशियल होता है, ए नॉर्मल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। तुम बोलोगे सर ये क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन? ये एक इलिप्टिकल पाथ है। तुमको ये समझ में आ रहा है क्वालिटेटिवली, तुमको ये क्वालिटेटिवली समझ में आ रहा है कि पार्टिकल यहां पर जब घूम रहा है तो बहुत शार्प टर्न ले रहा है, बहुत जल्दी टर्न ले रहा है, क्योंकि यहां पे बहुत कॉर्नर बना हुआ है। बट यहां पर इसका टर्न थोड़ा सा कम है। तुमको क्वालिटेटिवली ये समझ में आ रहा है कि यहां जो टर्न है वो बहुत शार्प टर्न है और यहां जो टर्न है वो थोड़ा सा ग्रेजुअल टर्न है।
या हम इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में कहें तो इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो पाथ की है वो कम है, और इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो पाथ की वो ज्यादा है। या इसको हम इस तरह से कहें कि अगर इस छोटे से टुकड़े को एक किसी छोटे से एक बैंगल का, चूड़ी का जो टुकड़ा होता है, कहीं हमको मिल जाए तो हम उसको किसी सर्किल में सेट कर सकते हैं। वो टुकड़ा जिस सर्किल का पार्ट है उस सर्किल को के रेडियस को उस टुकड़े का रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो हर छोटा सा टुकड़ा जो होता है किसी भी कर्व का किसी भी पॉइंट पर, वो किसी न किसी सर्किल का पार्ट होता है। उस सर्किल के रेडियस को उस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जैसे हम यहां कह सकते हैं इलिप्स है, इलिप्स में देखो यहां से यहां टर्न ज्यादा है, यहां से यहां टर्न कम है, मतलब यहां पर रेडियस ऑफ जो है कर्वेचर छोटा है, यहां रेडियस कर्वेचर बड़ा है। समझ रहे हैं, बट कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा मैथमेटिक्स में भी और फिजिक्स में भी। उसका मैथमेटिकल वे कहीं नहीं मिलता है, इरोडो में क्वेश्चंस हैं बट उसका डेरिवेशन कहीं नहीं मिलता है, मैंने तुमको नोट्स में दिया है, ठीक है। दूसरी बात, तुम जानते हो ये एक पैराबोला है, क्या ये पैराबोला है? तुमको समझ में आ रहा है पैराबोला का सबसे शार्प टर्न इसके वर्टेक्स पे होता है, और जैसे जैसे तुम दूर जाओगे ये फ्लैट बनता जाएगा। यहां जो कर्व दिख रहा है ना, जब इनफाइनाइट पे पहुंचोगे ना ये लगभग फ्लैट बन जाता है, यानी एट इंफिनिटी इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है इंफिनिटी। फ्लैट का मतलब क्या है? अगर कोई चीज नहीं चेंज हो रहा है इसका मतलब उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है। अगर ये टर्म जीरो हो गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन जीरो, तो उस केस में वो घूमेगा ही नहीं, वो सीधा चलेगा। उस केस में क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन इज जीरो। हम बताएंगे सब कुछ क्या होता है, तो समझो। अब हम जानना चाहते हैं ये ए टेंजेंशियल जो होता है ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन हमेशा कॉनकेव साइड में होता है। जो ये घूम रहा है ना इसका पाथ, ऑलवेज इन कॉनकेव साइड, ऑलवेज इन कॉनकेव साइड। लेकिन जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन है, जो स्पीड है, वो देखो यहां पर बिकॉज इसका कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, ये कंपोनेंट वी कैप के डायरेक्शन में है, क्योंकि एंगल एक्यूट है इसलिए इसकी स्पीड को बढ़ा रहा है। अगर यही कंपोनेंट ऐसे होता, ऐसे मतलब अगर हम वेलोसिटी के डायरेक्शन में हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, अगर ये एक्सीलरेशन इस तरह न हो के इस तरह होता तो एक कंपोनेंट तो यहां होता ही, और एक कंपोनेंट क्या होता है इसके पीछे होता, तो वो क्या बताता? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्पीड। तो ये जो कंपोनेंट है ये तो हमेशा कॉनकेव साइड में होगा, और ये जो कंपोनेंट है वो स्पीड के डायरेक्शन में, अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में है टेंजेंशियली, तो स्पीड को बढ़ाएगा। और यही अगर ऐसा ना हो कि ऐसा होता, एक कंपोनेंट ये और दूसरा कंपोनेंट ये पीछे, तो ये कंपोनेंट क्या करता? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्पीड होता, वो हम देखेंगे। बट हम अगर इसको निकालना चाहते हैं डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में, हमको एक्सेलरेशन दिया हुआ है आई कैप जे कैप के कैप या कैसे भी, और वेलोसिटी भी दिया हुआ है, तो समझो ए टेंजेंशियल होगा अगर वेक्टर ए और वेक्टर ए में, वेक्टर ए और वेक्टर वी, अगर वेक्टर ए नेट एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर में एंगल कितना है? थीटा। तो हम लिख सकते हैं ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। एग्रीड? अगर वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर में एंगल कितना है? थीटा, तो ए टेंजेंशियल क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। ए टेंजेंशियल कितना हो जाएगा? ए कॉस थीटा। बट ए कॉस थीटा निकालेंगे कैसे? इसको लिखेंगे ए इंटू वी कॉस थीटा बाई वी, जिसको हम लिखेंगे ए डॉट वी बाई वी, जिसको हम लिख सकते हैं ए डॉट वी कैप वी। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। द कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है यानी थीटा एक्यूट है तो पॉजिटिव आएगा, तो सब तो मैग्नीट्यूड है, इसके अलावा सब का साइन पॉजिटिव ही है। अगर थीटा एक्यूट है तो पॉजिटिव आएगा, यानी दैट इज इंक्रीजिंग द स्पीड एट दैट रेट। दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी।
तो अगर वेक्टर ए कैप और वी कैप में दिया हुआ है, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है और पूछा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, इंक्रीज या डिक्रीज, तो ये कर सकते हैं। दूसरा ए रेडियल, जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन, हम इसको बताएंगे तुमको और भी। ये होता है स्पीड का होल स्क्वायर बाय समथिंग r, and this r is called radius of curvature। किसी भी पॉइंट पे क्या करो, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकालो वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकालो वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर, एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, कंपोनेंट निकालो वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर, उसको इक्वेट कर दो किससे? उस समय जो स्पीड है, वेलोसिटी नहीं, स्पीड, स्केलर क्वांटिटी, कोई कंपोनेंट, स्पीड स्क्वायर बाय समथिंग, एट दैट समथिंग इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैसे डिटरमाइन होता है ये भी बताऊंगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर उस पॉइंट पर किस रेडियस पे घूम रहा है ये निकाल सकते हो, और इसका यूज मुझे हर चैप्टर में पड़ेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे रोटेशनल में, सेंटर ऑफ मास में, ग्रेविटेशन में, एसएचएम में, सब जगह पड़ेगा। तो यहां देखो, तो इसको कैसे निकालो, इसकी मैग्नीट्यूड क्या थी, ए साइन थीटा, तो कैसे निकालोगे? इस ए रेडियल को निकालने का तरीका क्या है, इसको कैसे निकालना है? हम लिख सकते हैं वेक्टर ए मुझे पता है, और मुझे वेक्टर ये भी पता है, ए टेंजेंशियल भी पता है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए टेंजेंशियल स्क्वायर। क्या हम कह सकते हैं ए नॉर्मल स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल स्क्वायर इज ए स्क्वायर? क्या हम ए नॉर्मल स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं ए स्क्वायर? लिख सकते हैं। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज दिस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमको पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हम निकाल चुके हैं। और इस स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करके रूट ले लें, ये हमारा ए रेडियल आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो एक तो ये चीज होता है, तो ये एक हो गया डॉट प्रोडक्ट का। अब देखो, हम इसको फिर से बताएंगे, ऐसा नहीं कि खत्म हो रहा है। जिस दिन रेडियस कर्वेचर बताएंगे, मैथमेटिकल वे भी और फिजिकल वे भी दोनों बताएंगे, और क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये भी समझ लो। क्वेश्चन आएगा, बुक से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लिखा लो मुझसे। 100 क्वेश्चन आएगा, उसमें 20 क्वेश्चन हो सकता है बुक में तुमको मिल जाए, 80 क्वेश्चन के का तो बुक में चर्चा ही नहीं है। बुक्स हैव नेवर डिस्कस दिस कंसेप्ट्स व्हिच आर आस्क्ड। IIT आस्क 80% एडवांस पेपर, IIT आस्क 80% ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम 20% ऑफ द कंसेप्ट्स। वो 20% जो रेयर है, जो नहीं लिखा गया है, पता नहीं क्यों लिखा गया, मुझे नहीं पता है क्यों नहीं, थ्योरेटिकली क्यों नहीं स्टूडेंट साउंड होता है, क्यों वो क्वेश्चन के पीछे भागता रहता है। इफ यू आर थ्योरेटिकली साउंड, मेरा मानना है तुम कोई भी क्वेश्चन बना लोगे। प्रैक्टिस बहुत कम चाहिए, थ्योरेटिकली यू शुड बी वेरी साउंड। हर चीज का कारण तुम्हारे मन में होना चाहिए, फिजिक्स में कहीं याद करने का नहीं होता है। ठीक है, अब देखो, हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। डॉट प्रोडक्ट में और क्या क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट में जब तुम दो वेक्टर का डॉट लेते हो, तुमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है। तुमको जब दो डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू बी डॉट ए। ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई फर्क नहीं होता है, ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई फर्क नहीं होता है। दूसरी बात, हमारे इसमें देखो, ये बताओ ए डॉट ए होगा ए स्क्वायर, ए इंटू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस, कितना कॉस 0 डिग्री। सो ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, करेक्ट। हम इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं, देखो क्या होगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to time. A dot dA by dt plus dA by dt dot A
इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, चेन रूल लगा देंगे, 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू डी ए बाई डी टी, करेक्ट। 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट डी ए बाई डी टी। अब समझो इस बात को, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए कांस्टेंट है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी डी ए बाई डी टी जीरो है ना। अगर मैं, ये क्या है, ये वेक्टर है, समझो ये डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर है और ये डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर है। ये है डी वेक्टर ए बाई डी टी और ये है डी स्केलर ए बाई डी टी। तो जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा तो डी ए बाई डी टी जीरो होगा। अगर ये जीरो है राइट हैंड साइड, इसका मतलब है ए डॉट डी ए जीरो। अगर ये जीरो है तो 2 तो है ही, कट गया, डी टी तो स्केलर है, ए डॉट डी ए जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, चेंज इन वेक्टर, वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होगा। चेंज इन वेक्टर, वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होगा। यानी अगर वेक्टर ऐसे है तो चेंज इन वेक्टर ऐसे होगा हमेशा, क्योंकि यहां से आ रहा है। देयरफॉर हम कह सकते हैं चेंज इन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। यही तो हुआ था सर्कुलर मोशन में, और यही होगा मैग्नेटिक फील्ड में। जब हम लेंगे फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, आएंगे नेक्स्ट क्लास 12th में। अगर एक्सीलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, समझो अगर एक्सीलरेशन, अगर v डॉट आर जीरो है, इसका मतलब क्या है, r डॉट, अगर r डॉट v जीरो, इसका मतलब क्या बताओ, अगर r डॉट v जीरो है, इसका मतलब r डॉट डी आर बाई डी टी जीरो है, इसका मतलब r डॉट डी आर जीरो है। यानी रेडियस और चेंज इन पोजीशन वेक्टर एंड चेंज इन पोजीशन वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो r कांस्टेंट रहेगा। अगर v डॉट ए जीरो है, यानी v डॉट dv बाई डी टी जीरो है, इसका मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है। इसका मतलब वेलोसिटी का स्पीड कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। समझ लो, जब भी किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके चेंज के साथ जीरो होता है तो उस केस में उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकते। ठीक है।